मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे थे। डीसी मशीन में हम लोग कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल, लॉसेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी चीज़ें थी, टाइप्स थे, वो सारी चीज़ हम लोग स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग कुछ उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। और उसके बाद हम लोग जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस रूल से डीसी मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है किस रूल से डीसी मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन निकालते हैं। ऑप्शन है हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ऑप्शन बी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऑप्शन सी है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डीसी मशीन में दो टाइप्स हो गई, एक डीसी जनरेटर हो गया, एक डीसी मोटर हो गया। ठीक है, जनरेटर हमारा क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। वो कौन सा होता है, डीसी जनरेटर होता है। और अगर हम मोटर की बात करें, देखिए अगर डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो इसका काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का। किसका यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल का। ठीक है, और अगर हम डीसी मोटर की बात करेंगे तो डीसी मोटर के लिए हम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये जनरेटर के अपोजिट होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, इसका काम क्या है, डीसी मोटर में आर्मेचर की रोटेशन की डायरेक्शन हम किस तरह से निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, तो अब बात ये कि लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का होता क्या है। अगर हम देखें तो मान लीजिए ये अंगूठा हो गया, तो अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड रूल ये है हमारा, तो ये चीज़ होती है, ये 90 डिग्री के एंगल पे होती है और ये इससे 45 डिग्री के एंगल पर होगा। ठीक है, तो हमारा जो थंब है यानी अंगूठा जो है वो मोशन बताएगा। क्या बताएगा, मोशन। तो ये बीच वाली उंगली, मतलब ये जो है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है इससे, थंब से, ये क्या बताएगा, फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, फील्ड। और ये क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे तो ये इससे 90 डिग्री के एंगल पर होता है और ये वाला जो है वो इससे 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, जिसमें अंगूठा जो होता है वो मोशन बताता है यानी गति बताता है,
ये जो होता है वो फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा और ये जो है वो करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसके द्वारा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम डीसी मोटर की रोटेशन यानी आर्मेचर उसमें किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यहाँ पे एज अ रोटर कौन वर्क कर रहा है, आर्मेचर वर्क कर रहा है। हम आर्मेचर पे कौन सी वाइंडिंग करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, आर्मेचर पे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के द्वारा लैमिनेट कर दिया जाएगा जिसकी मोटाई 0.35 से 0.6 mm तक रखेंगे। हाँ, अच्छे से अच्छे मटेरियल का यूज़ करेंगे जिससे कि हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जा सके। तो इसमें रोटेशन की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। और दोनों चाहे डीसी मशीन जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों किस पे वर्क करेगा, फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। फैराडेज ने कहा क्या था, क्या है उनका प्रिंसिपल, कि अगर किसी भी दो मैग्नेट के बीच में, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, अगर किसी भी दो मैग्नेट के बीच में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए या कोई भी कॉइल को रखा जाए, यहाँ पे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई कॉइल है, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस होंगी, ये ऐसे जो जाएंगी, ठीक है, जो नॉर्थ से निकल के साउथ के साइड में जाएंगी ऐसे। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कभी ये मैग्नेट के पास में है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, फिर अगर यहाँ की बात करेंगे तो थोड़ा सा और वीक हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम चुंबक से थोड़ा थोड़ा दूर होते जाएंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी। यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी वो साउथ के साइड जाएंगी, यहाँ से भी जो निकलेंगी वो साउथ के साइड जाएंगी। तो इस हिसाब से एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो फैराडे ने कहा था कि किसी भी दो मैग्नेट के बीच में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने पर वो एक और रख के उसको मूव कराने पर यानी कि घुमाने पर एक फोर्स का अनुभव करता है जिससे टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब ये मान लीजिए ऐसे, तो हम यहाँ पे साइनसोइडल वेव दे रहे हैं ना, तो ये ऐसे साइनसोइडल वेव हुआ यानी एसी हुआ। तो जब ये 0 डिग्री पे था तो कोई मूवमेंट नहीं था, उस समय ईएमएफ कितना होगा, शून्य होगा। मतलब यहाँ पर ईएमएफ कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे ही हम इसको 90 डिग्री के एंगल पर ले आए, मतलब कि थोड़ा सा उसमें 90 डिग्री पर घुमाए, वैसे ही यहाँ पे ईएमएफ कितना होगा, अधिकतम होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। फिर उसको हम 180 पर ले आएंगे तो शून्य हो जाएगा, फिर 270 पे ले जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 370, मतलब जैसे जैसे उसको घुमाएंगे वैसे वैसे ईएमएफ का मान जो होगा वो बदलता रहेगा। ऐसा किसने कहा था, फैराडेज ने कहा था। तो हमारा डीसी मशीन जो होता है वो फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अगर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात की जाए तो डीसी जनरेटर उस पर वर्क करेगा। अगर हमें आर्मेचर के रोटेशन की डायरेक्शन निकालना है तो, और अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात की जाए तो उस पर डीसी मोटर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर में N = 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम कोई मोटर है जो 1200 आरपीएम पर घूम रहा है। ठीक है, पोल कितना है हमारे यहाँ पे, 4 है, 4 पोल है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, B मान लीजिए 2 × 10⁻², वेबर पर मीटर स्क्वायर। और नंबर कौन से, जेड कितना है, जेड है हमारा 4। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, कौन सी वाइंडिंग की गई है, लैप वाइंडिंग की गई है, लैप वाइंडिंग की गई है। ठीक है, तो इस मोटर का ईएमएफ इक्वेशन निकालिए, ईएमएफ इक्वेशन फाइंड करना है, किस
कोई एक मोटर है जो कि 1200 आरपीएम पर घूम रहा है, जिसके पोलों की संख्या 4 है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 2 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं? 4 है और लैप वाइंडिंग की गई है। तो उस मोटर के ईएमएफ इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, E= क्या होता है? N/P/Z/68। ठीक है, E=N कितना दिया हुआ है हमारा? 1200 आरपीएम। P कितना दिया हुआ है? 4। फाई कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻²। अगर मान लीजिए यहाँ मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर रहता तो पहले हम उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तब इस फॉर्मूले पे रखते हैं, क्योंकि फ्लक्स को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर में ही लेंगे। 2 × 10⁻² और Z कितना है? 4। ठीक है, 60। ए हम अगर लैप वाइंडिंग की बात करेंगे तो क्या होता है? A= क्या होता है? P, यानी जितनी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे उतने ही पोलों की संख्या भी होगी। तो पोलों की संख्या कितनी है? 4। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे? 4 होंगे। 60 × 4 काट लीजिए, ये कटा, ये हुआ, ये हो गया। ठीक है, तो ये 5 और 20 40 और 40 यानी कि 0 और 16 160 × 10⁻²। कितना आया? 160 × 10⁻²। ठीक है, 10⁻²। ईएमएफ हमारा कितना आया? वोल्ट। इसको हम किसमें प्रदर्शित करते हैं? वोल्ट में। तो इस तरह से हम ईएमएफ इक्वेशन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर में रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? डीसी सीरीज मोटर में घूर्णन की दिशा को बदल सकते हैं। घूर्णन की दिशा को बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? ऑप्शन ए है हमारा इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल्स। ऑप्शन ए क्या है? इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल्स। ऑप्शन बी है हमारा इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल्स। इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल्स। ऑप्शन सी है बोथ, यानी ए एंड सी, ए और सी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डीसी सीरीज जनरेटर को हम नो लोड पर नहीं चला सकते हैं। अगर हम नो लोड पे चलाते हैं तो उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही डेंजरसली होगी। ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि बताइए नो लोड पर हम किस को नहीं चला सकते हैं? तो डीसी जनरेटर को हम नो लोड पे नहीं चला सकते हैं। इससे क्या होगा? उसकी स्पीड बहुत ही अधिक हो जाएगी। अब देखिए, हमें डीसी सीरीज मोटर में घूमने की दिशा को बदलना है, तो हम किस तरह से बदलेंगे? ये मान लीजिए हमारा डीसी सीरीज मोटर है। सीरीज मोटर है तो आपको पता ही है कि आर्मेचर की सीरीज में हम वाइंडिंग करेंगे। और कैसी वाइंडिंग करेंगे? सीरीज वाइंडिंग कैसी होगी? कैसी वाइंडिंग होगी? मोटे तार की और कम टर्न्स की। मोटा तार होगा और कम टर्न्स होगा। ठीक है, तो देखिए मोटा तार है ये और ये कम टर्न्स है।
ये हम इसको थोड़ा सा मोटा कर देना। मोटे तार के और कम टर्न्स की हम डीसी सीरीज जनरेटर में वाइंडिंग करते हैं। और यहाँ पर हमने मान लीजिए एक लोड लगा दिया, ये हो गया हमारा लोड और ये हो गया हमारा आर्मेचर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, EGIA, ये क्या है हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर है। अच्छा, और ये क्या है, ये जो लगा हुआ है ये क्या है, ब्रश है, कार्बन ब्रश है जो कार्बन का बना होता है। क्या करता है, करंट को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट गई वो क्या थी, IA, हाँ, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हम क्या कहेंगे, RSC। और जो यहाँ से करंट निकली वो क्या थी, IAC, यानी कि सीरीज की करंट। और जो फिर लोड में करंट आई उसको हम क्या कहेंगे, IL, यानी कि लोड का करंट है ये। तो चूंकि सीरीज मोटर है तो सीरीज मोटर में IA यानी कि आर्मेचर की करंट इज इक्वल टू ISC यानी कि सीरीज की करंट इज इक्वल टू IL यानी कि लोड की करंट। तीनों आपस में इक्वल होती है, ठीक है। अब हम इसकी सीरीज मोटर में क्या करें कि टर्मिनल्स को चेंज कर दें। देखिए, या तो हम आर्मेचर पे हमने आर्मेचर वाइंडिंग की है और जो सीरीज वाइंडिंग है उसको हम फील्ड वाइंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो या तो हम इसके आर्मेचर के टर्मिनल्स को चेंज कर दें और या तो हम सप्लाई टर्मिनल्स को चेंज कर दें, ठीक है। मतलब इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल्स, यहाँ से जो सप्लाई या इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दें और या तो हम इसके फील्ड के टर्मिनल्स को चेंज कर दें। लेकिन दोनों को एक साथ नहीं चेंज किया जाएगा, दोनों में से कोई भी एक ही चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल्स और इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल्स, यानी कि दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल को हम चेंज करके डीसी सीरीज मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को यानी घूमने की दिशा को हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कि नो लोड स्पीड पे किस मोटर की स्पीड हाईएस्ट होगी या फिर किस मोटर की स्पीड डेंजरसली होगी, तो डीसी सीरीज मोटर की होगी। उसके बाद है हमारे पास हाईएस्ट रिक्वायर्ड स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसके लिए होती है, हाईएस्ट रिक्वायर्ड स्टार्टिंग टॉर्क, हाईएस्ट रिक्वायर्ड स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क जो होगी वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, ऑप्शन ए है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ऑप्शन डी है लोकोमोटिव, ऑप्शन सी है लेथ मशीन, ऑप्शन डी है हमारे पास एयर ब्लोअर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किसकी होगी, इन चारों में से हमें बताना है। तो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क जो होगी वो लोकोमोटिव की होगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी डीसी जनरेटर है, ठीक है, कोई भी डीसी मोटर है, अगर वो एक पहाड़ों से उतर रहा है, मतलब कि अगर ट्रेन है, ट्रेन जो होती है वो उसमें डीसी सीरीज मोटर लगा होता है और जब वो पहाड़ों से उतरती है तो वो किस तरह से मोटर जो होता है वो बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं कि डीसी सीरीज मोटर जब ट्रेन पहाड़ों से उतरती है, मतलब जब उसको पूरा स्लोप मिलता है तो वो एज ए डीसी जनरेटर की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और डीसी मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
डीसी मोटर की इफिशियंसी, डीसी मोटर की इफिशियंसी कितनी होती है? ऑप्शन ए है हमारे पास 70%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 90%। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हम मशीन पढ़ेंगे उसमें सबसे अच्छी इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की होगी जो 95% तक होगी, और अगर हम आइडियल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो उसमें तो 99 पॉइंट समथिंग में भी आता है। अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी होगी, उसकी भी इफिशियंसी काफ़ी अच्छी होती है। फिर आता है हमारी डीसी मोटर की इफिशियंसी। तो डीसी मोटर की इफिशियंसी कितनी होती है? 80% तक लगभग होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।